गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज़ द एनिमी का लेसन। अपने खुद के स्कोर कार्ड को दुरुस्त रखें। अपनी गलतियों के बारे में विचार करने के अलावा मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। मैं केवल उन चीज़ों के बारे में सोचने में खतरा देखती हूँ जिन पर हमको गर्व होता है। एलिजाबेथ नोएल न्यूमैन। 16 अप्रैल 2000 को न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स टीम ने मिशिगन विश्वविद्यालय से एक अतिरिक्त क्वार्टरबैक का ड्राफ्ट किया। टीम में नए खिलाड़ी के चयन की प्रक्रिया को ड्राफ्टिंग कहा जाता है। उन्होंने उसकी दक्षताओं और क्षमताओं को अच्छी तरह से जांचा परखा और कुछ समय के लिए उस पर अपनी नज़रें गड़ाए रखी। यह देखते हुए कि वह अभी भी उपलब्ध था, उसे अभी किसी भी टीम ने नहीं लिया था। उन्होंने उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। जब उसने टीम में शामिल किया गया था तब ड्राफ्टिंग का छठा दौर चल रहा था और वह 199वां खिलाड़ी था जिसे किसी टीम ने चुना था। इस युवा क्वार्टरबैक का नाम टॉम ब्रेडी था। वह अपने पहले सीजन की शुरुआत में चौथे क्वार्टरबैक खिलाड़ी के तौर पर खेले थे। अपने दूसरे सीजन तक वह एक स्टार्टर यानी पहले क्वार्टरबैक के स्थान पर खेलने लगे। न्यू इंग्लैंड टीम ने उस वर्ष सुपर बाउल चैंपियनशिप जीती और ब्रेडी को MVP यानी सुपर बाउल चैंपियनशिप के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया। निवेश पर प्रतिफल के लिहाज से यह शायद फुटबॉल के इतिहास में एक खिलाड़ी को ड्राफ्ट करने का सबसे लाभदायक सौदा था। 4 सुपर बाउल चैंपियनशिप, 6 चैंपियनशिप में से 14 शुरुआती सीजनों में 172 जीत, 428 टचडाउन, 3 सुपर बाउल MVP, 58,000 गज, 10 प्रो बाउल्स और इतिहास में किसी भी क्वार्टरबैक की तुलना में सर्वाधिक डिवीजन खिताब। इस सौदे ने अभी भी लाभांश देना समाप्त नहीं किया है। ब्रैडी अभी भी भविष्य में और भी कई सीजन खेलने में सक्षम दिखाई देते हैं। तो आपको लगता है कि न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स की फ्रंट ऑफिस टीम इस बात से खुश होगी कि ब्रैडी का चयन कितना शानदार साबित हुआ? हाँ, यकीनन वे बहुत खुश थे, किंतु वे बहुत ज़्यादा निराश भी थे खिलाड़ियों के मूल्यांकन के अपने काम से। ब्रेडी की आश्चर्यजनक क्षमताओं का मतलब था कि पैट्रियट्स की स्काउटिंग रिपोर्ट्स यानी मूल्यांकन रिपोर्टें यथार्थता से बहुत दूर थी। उन्होंने खिलाड़ियों का जो मूल्यांकन किया था उसमें वे किसी तरह से चूक गए थे या वे उसके अमूर्त गुणों का सही आकलन नहीं कर पाए थे। उनकी इसी गलती के कारण इतना प्रतिभाशाली खिलाड़ी छठे दौर तक उपलब्ध रह गया। कोई भी दूसरी टीम इस असाधारण प्रतिभा को अपनी टीम में शामिल कर सकती थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि वे यह भी नहीं जानते थे कि ब्रैडी को चुनने का उनका निर्णय सही था या नहीं, जब तक कि चोटों ने उनके बेशकीमती स्टार्टर डू ब्लीडो को मैदान से बाहर नहीं कर दिया और उसने स्थानापन्न के रूप में ब्रैडी के शानदार प्रदर्शन ने उन्हें उनकी क्षमता का एहसास करने के लिए मजबूर नहीं कर दिया। इसलिए भले ही उनके दाव का उचित प्रतिफल मिल चुका था, फिर भी पैट्रियट्स ने खिलाड़ियों के आकलन की अपनी विशिष्ट खुफिया प्रक्रिया की विफलता की समीक्षा करने पर जोर दिया, जिसने टॉम ब्रेडी जैसे प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी के चयन को शुरू में ही रोक दिया था और इसके द्वारा आगे भी अच्छे खिलाड़ियों के चयन को रोका जा सकता था। ऐसा भी नहीं है कि वे छोटी छोटी गलतियों, कमियों या विवरणों पर अत्यधिक सावधानी से ध्यान केंद्रित कर रहे थे या वे पूर्णतावाद में विश्वास करने वाले लोग थे। इसके बजाय वे अपनी बेहतरीन कार्यपद्धति के उच्च मानदंडों का पालन करने पर जोर दे रहे थे। न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स के मानव संसाधन निदेशक पद पर वर्षों तक कार्य करने वाले स्कॉट पियोली ने डेव स्टेचेल्स्की के एक फोटो को अपनी डेस्क पर रख रखा था। वह एक ऐसा खिलाड़ी था जिसे पैट्रियट्स ने 5वें दौर में अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन प्रशिक्षण शिविर के दौरान कभी भी वह अपने चयन को सही साबित करने में सफल नहीं हो पाया। डेव स्टेचेल्स्की का यह फोटो पियोली के लिए उनकी असफलता का स्मरण करने वाला प्रतीक चिन्ह था। आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। आप उतने ज्ञानी नहीं हैं कि आप हर चीज़ का सही आकलन कर सकें। अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने काम को बेहतर तरीके से निष्पादित करें। कोच जॉन वुडन भी सफलता और जीत के बारे में बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण रखते थे। उनकी नज़र में यह स्कोर बोर्ड नहीं था जो इस बात को निर्धारित करता था कि उन्होंने या उनकी टीम ने सफलता अर्जित की है या नहीं। यह स्कोर बोर्ड नहीं था जो जीत का निर्माण करता था। इसी तरह महान बेसबॉल खिलाड़ी बो जैक्सन भी कई बार होम रन मारने या टचडाउन स्कोर करने पर
संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने उस कार्य को एकदम सही तरीके से अंजाम नहीं दिया था। असल में इसी कारण से उन्होंने बेसबॉल मेजर लीग में अपनी पहली हिट के बाद वह बॉल नहीं मांगी, क्योंकि वे इसे साधारण खेल का हिस्सा मानते थे, बस खेल के मैदान के बीच में गिरने वाली एक ग्राउंड बॉल की तरह। इन लोगों के चरित्र की यह विशेषता दिखाती कि महान लोग किस तरह सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि वे हर सफलता में असफलता ढूंढते हैं, वे बस ऐसे मानदंडों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं जो उन मानदंडों से बहुत ज़्यादा आगे होते हैं, जिनके पालन को समाज में महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा सकता है। इस वजह से वे इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। वे बस इस बात की परवाह करते हैं कि वे अपने स्वयं के मानदंडों का सही तरह से पालन कर रहे हैं या नहीं, और उनके ये मानदंड बाकी सभी लोगों के मानदंडों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। न्यू इंग्लैंड पेट्रियट्स की टीम ने टॉम ब्रेडी को क्वार्टरबैक के रूप में चुनने के अपने फैसले को चतुराईपूर्ण निर्णय या रणनीतिक योजना के परिणाम के बजाय एक भाग्यशाली परिणाम के रूप में देखा था। और यद्यपि कुछ लोग अच्छे भाग्य के फलस्वरूप मिले परिणामों का श्रेय अपने आप को देने में काफ़ी अच्छे होते हैं, वे नहीं थे। इसका मतलब यह नहीं है कि पेट्रियट्स या NFL कोई भी टीम अहंकार से रहित होती है, लेकिन इस उदाहरण में अपनी सफलता का जश्न मनाने या खुद की पीठ थपथपाने के बजाय उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे और भी बेहतर किया जा सकता है। यही वह बात है जो विनम्रता को इतनी शक्तिशाली ताकत बनाती है, संगठनात्मक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और पेशेवर रूप से। यह जरूरी नहीं है कि आत्मसुधार की यह प्रक्रिया मज़ेदार और आनंददायक हो। कभी कभी यह आत्म प्रताड़ित यातना की तरह महसूस हो सकती है, लेकिन यह आपको हमेशा चलते रहने और हमेशा सुधार करने के लिए मजबूर करती है। आत्मसुधार की यह प्रक्रिया आपको लगातार सीखने, विकसित होने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। हमारा ईगो हमें किसी मुद्दे के दोनों पक्षों को देखने में असमर्थ बना देता है। हमारा ईगो हमारे व्यक्तिगत विकास को रोक देता है, क्योंकि अपने ईगो के प्रभाव में लोग अपनी कमियों एवं रचनात्मक आलोचना की अनदेखी करने लगते हैं और वे केवल प्रशंसा और मान्यता पाने पर ध्यान देते हैं। याद रखें, घमंडी व्यक्ति कभी भी प्रशंसा के अलावा कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग केवल यह देख सकते हैं कि क्या अच्छा हो रहा है, यह नहीं देख सकते कि क्या अच्छा नहीं हो रहा है। यही कारण है कि आप अहंकारी व आत्ममुग्ध लोगों को कुछ समय के लिए नेतृत्व करते हुए और सफलता अर्जित करते हुए देख सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। हमारे लिए स्कोर बोर्ड ही एकमात्र स्कोर बोर्ड नहीं हो सकता है। वॉरेन बफेट ने आंतरिक स्कोर कार्ड और बाहरी स्कोर कार्ड के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए इसी तरह की बात कही है। जितना बेहतर से बेहतर करने में आप सक्षम हैं, वही आपकी सच्ची क्षमता है, वही खुद को मापने का सच्चा पैमाना है। आपके अपने मानदंड ही आपके सच्चे स्कोर बोर्ड है। जितना ही काफ़ी नहीं है। लोग भाग्यशाली हो सकते हैं और जीत सकते हैं। कई बार लोग अनाड़ी होने के बाद भी जीत जाते हैं। कोई भी जीत सकता है, लेकिन सभी लोग अपनी संपूर्ण क्षमताओं को इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं होते हैं और हर व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण नहीं होता है। हालांकि आत्मसुधार का यह रास्ता कठोर और चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। इस मानसिकता को अपनाने से लोग कभी कभी असफलताओं का सामना करने पर भी वास्तविक गर्व और ताकत हासिल करने में सक्षम बन सकते हैं। जब आप ईगो को समीकरण से बाहर कर देते हैं, तो अन्य लोगों की राय और बाहरी पैमाने उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। हालांकि यह बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अंततः लचीलापन, दृढ़ता और ताकत हासिल करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सूत्र है। अर्थशास्त्री और दार्शनिक एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया था कि बुद्धिमान और नैतिक रूप से ईमानदार लोग अपने कार्यों का मूल्यांकन कैसे करते हैं। ऐसे दो अलग अलग अवसर होते हैं जब हम अपने स्वयं के आचरण और कार्यों की जांच करते हैं और इन्हें उस नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं जिस नज़रिए से एक निष्पक्ष दर्शक इसे देखता है। पहला अवसर तब होता है जब हम कार्य करने वाले होते हैं और दूसरा अवसर वह होता है जब हम उस कार्य को संपन्न कर देते हैं। वैसे तो दोनों ही अवसरों पर हमारे विचार बहुत ज़्यादा पक्षपातपूर्ण होते हैं, लेकिन हमारा यह पक्षपातपूर्ण रवैया तब सबसे अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है जब हमारे लिए वस्तुनिष्ठ होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब हम कार्य करने वाले होते हैं,
हमारे जुनून की उत्सुकता अक्सर हमें अपने कार्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने से रोक देती है। जब कार्य संपन्न हो जाता है तब हमारी भावनाओं की तीव्रता कम हो जाती है। हम अधिक निष्पक्ष रूप से सोच विचार कर सकते हैं और एक निरपेक्ष दर्शक के दृष्टिकोण को ज़्यादा सहजता से अपना सकते हैं। यह निरपेक्ष दर्शक एक प्रकार का मार्गदर्शक है जिसकी मदद से हम अपने कार्य व्यवहार का निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं, जो उन आधारहीन तालियों के विपरीत होता है जो अक्सर समाज से मिलती रहती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मूल्यांकन केवल बाहरी सत्यापन या अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित नहीं होता है। यह सभी लोगों, राजनेताओं और शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारियों जैसे व्यक्तियों के बारे में विचार करे जो अक्सर यह दावा करके अपने व्यवहार को सही ठहरा देते हैं कि यह तकनीकी रूप से अवैध नहीं है। उन सभी लोगों, राजनेताओं और शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारियों जैसे व्यक्तियों के बारे में विचार करें जो अक्सर यह दावा करके अपने व्यवहार को सही ठहरा देते हैं कि यह तकनीकी रूप से अवैध नहीं है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने किसी को पता नहीं चलेगा कि आड़ में अपने गलत कामों को छुपाया था। यह नैतिक रूप से धूसर क्षेत्र है जिसका फायदा उठाने के लिए हमारा ईगो हमेशा तैयार रहता है। जब आप अपने ईगो को एक मानदंड, नैतिकता की आंतरिक भावना या निष्पक्ष पर्यवेक्षक का दृष्टिकोण या इसे जो भी नाम दे से संतुलित कर देते हैं तो आप किसी प्रकार की अति या गलत व्यवहार में संलग्न होने के प्रति कम सहिष्णु हो जाते हैं, क्योंकि यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, यह इस बारे में है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार का यह रास्ता पहली बार में काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन यह एक ऐसा रास्ता है जो अंततः कम स्वार्थी और कम आत्म केंद्रित व्यक्ति बनने में हमारी मदद करता है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के मानकों के आधार पर खुद के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, वे सुर्खियों में रहने के लिए उतने लालायित नहीं रहते हैं जितने कि वे व्यक्ति रहते हैं जिनकी सफलता के प्रयास बाहरी प्रशंसा और अनुमोदन पर निर्भर करते हैं। एक व्यक्ति जो लंबे समय के लक्ष्यों के बारे में सोच सकता है, वह अल्पकालिक असफलताओं के दौरान खुद पर दया नहीं करता है। एक व्यक्ति जो टीम को महत्व देता है, वह विनम्रतापूर्वक अपनी टीम के साथ श्रेय को साझा कर सकता है और अपने स्वयं के हितों पर सामूहिक हितों को इस तरह से प्राथमिकता दे सकता है जैसे दूसरे लोग नहीं दे सकते हैं। जब हम केवल इस बात पर विचार करते रहते हैं कि भूतकाल में हमने कितना अच्छा काम किया था, हम कितने अद्भुत हैं, हमारा यह सोच विचार हमें कहीं नहीं ले जाता है सिवाय वहाँ के जहाँ हम अभी हैं। लेकिन हम और आगे जाना चाहते हैं, हम और अधिक हासिल करना चाहते हैं, हम सुधार करना और प्रगति करना जारी रखना चाहते हैं। हमारा ईगो हमें प्रगति करने व सुधार करने से रोकता है, इसलिए हम इसे वश में करने का प्रयास करते हैं और लगातार उच्च मानक स्थापित करके इसे नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अधिक से अधिक पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हम असीम लालच से ग्रस्त हैं, बल्कि इसके बजाय हम इंच दर इंच वास्तविक सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम इस कर्तव्य पथ पर केवल अपने प्राकृतिक झुकाव या दृष्टिकोण से प्रेरित होकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि अनुशासन के साथ चल रहे हैं। थैंक यू।